एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल सिविल प्रिपरेशन 24/7। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने गांधी जी के बारे में बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस किया था। इस लेक्चर में हम लोग गांधी जी के द्वारा किए गए उनके जो कॉन्ट्रीब्यूशंस है टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम इन इंडिया और फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी की किस तरीके से सोसाइटी के कई कई सेक्शंस को, स्पेशली द पुअर सेक्शन और जो अट्रोसिटीज झेल रहे थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उन सेक्शंस को किस तरीके से अपलिफ्ट किया है, उस बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। जो हमने जो मेन इवेंट्स जो डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर में, उसी को हम लोग इंडिविजुअली एक तरीके से एक एक करके डिस्कस करने वाले। तो आइए देखते हैं चंपारण मूवमेंट। ये चंपारण मूवमेंट एक तरीके से गांधी जी जब ये लौट के आए थे 1915 में, तो फिर उसके बाद से जो 2 साल तक उन्होंने एक तरीके से भ्रमण किया था, है ना, या हिंदुस्तान को पूरे तरीके से देखा था, समझा था कि किस किस तरीके से कहाँ पे क्या हो रहा है या क्या किस तरीके से लोगों को ऑप्रेस किया जा रहा है। तो फिर ये चंपारण मूवमेंट हमें 1917 से देखने मिलता है कि चंपारण मूवमेंट ये एक तरीके से 1917 में शुरू होता है। चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार के चंपारण जिले में ये चंपारण मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। ये किस चीज के खिलाफ था? अगेंस्ट 3 कठिया सिस्टम। ये 3 कठिया सिस्टम क्या है उसको उससे पहले जानने, मतलब 3 कठिया सिस्टम को समझने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि गांधी जी का जो ध्यान है चंपारण मूवमेंट या चंपारण डिस्ट्रिक्ट की तरफ आकर्षित किसने किया, तो वो थे राजकुमार शुक्ला, जो कि एक वहां के फार्मर और एक तरीके से बड़े फार्मर एक तरीके से कह लीजिए वो थे। राजकुमार शुक्ला जी जो है गांधी जी से उन्होंने मुलाकात की और यहाँ की चंपारण की स्थिति, बिहार में जो चंपारण है वहां की जो किसानों की स्थिति उनसे बताई कि किस तरीके से उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, और वहां से उनको जो है पर्सुएट किया कि किस तरीके से वो यहाँ पे आके, यानी कि चंपारण में आके पेजेंट्स के लिए, फार्मर्स के लिए कुछ करें। तो चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार फोर्स्ड इंडिगो फार्मिंग। ये चंपारण मूवमेंट हुआ क्योंकि जो है यहाँ पे जबरदस्ती किसानों से नील की खेती कराई जा रही थी, इंडिगो फार्मिंग कराई जा रही थी। क्योंकि कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर करना था, क्योंकि इंडिगो जो एक प्लांट था जो नील की खेती हुई करती थी, दैट वाज अ कैश क्रॉप। कैश क्रॉप जैसे कि शुगर केन होता है, कॉटन होता है, ये एक तरीके से कैश क्रॉप था, और जबरदस्ती किसानों से इंडिगो फार्मिंग यानी कि नील की खेती कराई जाती थी, जिससे क्योंकि ये जो नील की खेती के जो नील है यानी कि जो इंडिगो है, इसकी काफी डिमांड थी इन द यूरोपियन मार्केट एज वेल एज चाइना, यानी कि दोनों जगह पे इसकी डिमांड काफी हाई थी, है ना। तो जिसके वजह से यहाँ पे जबरदस्ती उनसे इंडिगो फार्मिंग कराई जाती थी। और ये 3 कठिया प्रणाली क्या है? ये 3 कठिया सिस्टम ये है कि आप जो फार्मर होता था उससे जबरदस्ती 3/10 जो लैंड हुआ करता था, 3/10वां हिस्सा जो है लैंड का, उस पर जबरदस्ती इनको जो ब्रिटिशर्स थे या जो लैंडलॉर्ड्स थे वो जबरदस्ती इस पे कराते थे। कहने का मतलब कि आपको 3/10वें हिस्से, अपने पूरे लैंड के 3/10वें हिस्से में इसको करना ही पड़ेगा। और ये जो है फार्मर्स इसके खिलाफ क्यों थे? पहली बात कि ये एक कैश क्रॉप था। कैश क्रॉप यानी कि तुरंत सेल हो जाता था, तुरंत बिक जाता था, जिससे किसानों का पेट नहीं भरना, है ना। एक तरीके से किसान जो है गेहूं उगाना, चावल उगाना, दाल उगाना, ये जो ऐसे एग्रीकल्चरल मतलब प्रोडक्ट्स है जो उनको कंज्यूम करने के काम आएंगे, वो उगाना चाहते थे, बट जबरदस्ती उनको इंडिगो की फार्मिंग, नील की खेती कराई जा रही थी, है ना। तो ये 3 कठिया सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। 3 कठिया यही है कि पूरे लैंड के 3/10वें हिस्से में जबरदस्ती की इसको कराना पड़ेगा। और एक जो है ये जो है इसको ना करने का, यानी कि इंडिगो फार्मिंग, ये नील की खेती ना करने का एक और कारण ये था कि ये जो इंडिगो की जो खेती हुआ करती थी, ये जो नील की खेती हुआ करती थी, किसान उसमें ज्यादा परेशान इसलिए होते थे क्योंकि जो है ये बहुत ज्यादा पानी, बहुत ज्यादा मैन पावर, है ना, बहुत ज्यादा इस पे मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा पानी खींचता था, और जो खेत की उर्वरक क्षमता है या फर्टिलिटी है उसको बहुत नष्ट कर देता था, बहुत हद तक खत्म कर देता, जिसकी वजह से किसान जो है इसको नहीं करना चाहते थे। और जब राजकुमार शुक्ला ये जो अपने सारे दिक्कतों और जो है परेशानियों को लेकर गांधी जी से मिलते हैं, तो गांधी जी 1917 में यहाँ आते हैं और चंपारण मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि 3 कठिया प्रणाली सस्पेंड कर दी गई, खत्म कर दी गई बाय द ब्रिटिश ऑफिशियल्स। तो ये एक पहली जीत मिली सत्याग्रह के मामले मार्ग से, एक तरीके से जो है सत्य और अहिंसा और जो है बिना नॉन वायलेंट मीन से पहली एक तरीके से कामयाबी मिलती है। गांधी जी को ये एक मास स्ट्रगल रहता है, एक तरीके से गांधी जी को एक बहुत बड़ा लीडर एक तरीके से मान लिया जाता है ड्यू टू द सक्सेस ऑफ चंपारण मूवमेंट। ठीक है,
आगे हम लोग बढ़ते हैं तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक ये उस समय की बॉम्बे प्रेसिडेंसी का बहुत बड़ा सिटी हुई करती थी अहमदाबाद, जो कि अब प्रेजेंटली गुजरात में है। स्टार्टेड इन द ईयर 1918 में इसको ये गांधी जी ने इसको शुरू किया था। इसमें क्या हो रहा था कि ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये 1918 और ये 1917, यानी कि एक तरीके से ये 1914 से लेके 1918 तक का ये जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का फेज रहा है, ये उसमें ही करीब करीब आ रहे हैं। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एक तरीके से 1918 आते आते खत्म हो गया था, बट वर्ल्ड वॉर के फर्स्ट हो जाने की वजह से और जो है 1917 से लेके 1918 तक का एक प्लेग फैला रहा है ना, सूखा पड़ा रहा, जिसके वजह से जो है कॉमर्शलाइजेशन करूं एग्रीकल्चर एक तरीके से काफी हद तक डिसरप्ट खत्म हो चुका था। और इस तरीके से फिर ये देखने को मिला कि जो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक उसका मेन जो है मकसद ये था कि अपनी जो वहां के जो वर्कर्स थे अपनी वेजेस यानी कि जो तनख्वाह थी उसमें 50% की बढ़ोतरी करना चाहते थे। इसके बारे में आइए थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं क्या था कि 1918 में इसको शुरू कराया गया। इससे पहले ये हम लोग जान ले इसकी बैकग्राउंड क्या है कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुई क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था 1917 से लेके 1918 तक का, जनवरी 1918 तक का ये जो पीरियड रहा है वो काफी प्लेग वाला या एक तरीके से सूखा वाला पीरियड था, जिसमें क्रॉप फेलियर हो गए और जो है मतलब कई चीजें तबाह हो गई, जिसके वजह से चीजों के दाम बहुत हद तक बढ़ने लगे। और 1918 में जो प्लेग बोनस या मतलब एक तरीके से बोनस दिया जाता था मिल वर्कर्स को, जनवरी 1918 में उसको बंद कर दिया गया, जिसके वजह से या जिसके एवज में ये डिमांड की गई कि उनको 50% उनके जो वेतन है, जो 50% उनका वेतन है उससे 50% ज्यादा बढ़ाया जाए। बट जो अहमदाबाद में ये एक तरीके से जो फैक्ट्री ओनर्स थे वो 20% ज्यादा से ज्यादा वेज जो है बढ़ाने के लिए या वेतन 20% ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने को बस तैयार थे। इसके चक्कर में जो है अनसुईया साराभाई ये एक सोशल रिफॉर्मर रही है, सोशल वर्कर रही हैं, जो है इन्होंने गांधी जी से जाके जो रिक्वेस्ट करी और कि मतलब यहाँ पे आके आप इस सिचुएशन को देखें समझें, और जो है गांधी जी फिर से यहाँ पे आते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ का रहा है कि फर्स्ट हंगर स्ट्राइक जो गांधी जी का आपने सुना होगा, जो भूख हड़ताल पे बैठ जाते थे कि मतलब आमरण अनशन है ना, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, अच्छा टिल्डक नहीं लिखा है मैंने, ये आमरण अनशन था कि जब तक मौत ना हो जाए तब तक अनशन करने का, जिसके वजह से ये जो है जो मिल ओनर्स रहते हैं एक तरीके से गांधी जी के उसके मतलब उसमें झुक जाते हैं और एक फेयर कॉम्पनसेशन 35% एक तरीके से वेजेस या वेतन का 35% बढ़ाने को वो लोग तैयार हो जाते हैं। ये 35% गांधी जी भी इसलिए अग्री करते हैं क्योंकि मेन तो उनका जो है जो अहमदाबाद मिल वर्कर्स थे उनका ये डिमांड थी कि 50% बढ़ाया जाए, पर वो 20 और जो है जो मिल ओनर्स हुआ करते थे वो 20% बढ़ाना चाहते थे। बट ये 35 पे आके इसलिए रुक गया क्योंकि गांधी जी ने दोनों तरफ की चीजों को समझा कि एक तरीके से इंडस्ट्रियलाइजेशन भी बनी रहे। जैसे कि मान लीजिए अगर जरूरत से ज्यादा अगर कोई डिमांड कर देगा और उसको अगर हम फुलफिल कर भी देते हैं तो मान लीजिए इंडस्ट्री कहीं मतलब लड़खड़ा जाए है ना, तो जिसके वजह से 35% पे बात बन गई दोनों लोगों में। तो एक तरीके से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक भी काफी सक्सेसफुल रहा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो खेड़ा सत्याग्रह। ये खेड़ा सत्याग्रह है, ये भी एक तरीके से फार्मर्स के पेजेंट्स के ऊपर ही ये किया गया था, ये एक तरीके से पेजेंट्स के लिए किया गया था बाय इसमें मेन रोल देखने को मिलेगा आपको गांधी जी का और पटेल यानी कि सरदार पटेल का आपको रोल देखने को मिलेगा। ये क्या हुआ, ये स्टार्टेड इन द ईयर 1918 में ये शुरू होता है खेड़ा डिस्ट्रिक्ट, गुजरात के खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये होता है। ये गांधी जी और पटेल इसके मेन लीडर्स रहे थे अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ टैक्स। और ये फिर से वही वाली बात हो गई, खेड़ा सत्याग्रह में जो है फार्मर्स जो थे वो ये कर रहे थे या एक तरीके से उनका ये डिमांड थी कि जो पेमेंट ऑफ टैक्सेस है, क्योंकि 1918 की बात हो रही है यानी कि 1917 का सूखा झेल रहे हैं, उल्टे जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वॉर डैमेजेस को झेल रहे हैं, इतनी ज्यादा महंगाई है, जिसके वजह से यहाँ के प्रेजेंट्स का ये कहना था, फार्मर्स का ये कहना था कि पेमेंट नहीं दे पाएंगे या एक तरीके से टैक्स की पेमेंट वो नहीं करना चाहते थे, जिसके वजह से खेड़ा सत्याग्रह करने को मिलता है। और जो है जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स हुआ करते थे उन्होंने तो सीधे सीधे मना कर दिया कि नहीं भाई आपका ये जो है पेमेंट आपको करनी पड़ेगी, जिसके वजह से ये खेड़ा सत्याग्रह देखने को मिलता है। ये इसमें और ऐसी चीजें ये रही कि जो है
जो ये था कि जो है जो पेमेंट जो टैक्स का या रेवेन्यू का जो पेमेंट नहीं करेगा उसकी जमीनें छीन ली जाएंगी, उसको कई तरीके से मतलब टॉर्चर भी किया जा रहा था। बट सब लोगों ने इस चीज को सहा और गांधी जी के साथ खड़े रहे कि पेमेंट टैक्सेस की रेवेन्यूज की पेमेंट नहीं की गई। और एक तरीके से ऐसे लोग जो जैसे कि ये होता था कि जो है लैंड इनकी ले ली जाती थी, है ना, जो ब्रिटिश राज में तो सब कुछ था, लैंड इनकी जमीनें इनकी ले ली जाती थी। और जो दूसरे भारतीय जो बड़े बड़े एक तरीके से लैंडलॉर्ड हुआ करते थे, चाहे साहूकार हुआ करते थे, वो जो है इनकी जमीनों को ब्रिटिश एम्पायर से खरीद लेते थे, जिनका जो है बॉयकॉट होने लगा, सोशली बॉयकॉट करने लगे ये लोग, उसको समाज से एक तरीके से निष्कासित कर दिया गया, है ना। तो जिसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इसका खेड़ा सत्याग्रह का असर ये रहा कि टैक्स रेवेन्यू को वेव ऑफ कर दिया गया, कि कहने का मतलब कि आपसे टैक्स की वसूली नहीं की जाएगी। और जो जमीनें कॉन्फिस्केट की गई थी, जो जमीनें जो है फार्मर पेजेंट्स की ले ली गई थी कि ये आप टैक्स नहीं भर रहे हैं, रेवेन्यू नहीं दे रहे हैं, जिसके वजह से जो जमीनें ले ली गई थी किसानों की, वो भी उनको रिटर्न कर दी गई। तो एक तरीके से खेड़ा सत्याग्रह भी काफी सक्सेसफुल रहा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं तो जलियनवाला बाग देखने को मिलता है। ये जलियनवाला बाग का जो हत्याकांड था, ये सब आप लोग इस चीज से वाकिफ होंगे। इसमें हुआ क्या था कि ये पहली बात तो ये जो घटना हुई थी वो अप्रैल 1919 को देखने को मिलती है। इसमें क्या हुआ था, इसका ये डायरेक्ट इससे जो गांधी जी से तो रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी हम लोग इसको इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम लोग नॉन कोऑपरेशन से एक तरीके से इसको जो है जोड़ के करेंगे। जो है अप्रैल 1919 को हत्याकांड, एक तरीके से मास मर्डर्स या मैसेकर हो जाता है जलियनवाला बाग अमृतसर में। इसमें इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि 1919 में ब्रिटिश इंपीरियल जो ब्रिटिश पार्लियामेंट हुआ करता था, इंपीरियल लेजिस्लेटिव जो है वो जो हुआ करता था, उसने जो है एक तरीके से रॉवलेट एक्ट पास किया था। रॉवलेट एक्ट आप सबको मालूम होगा कि एक तरीके से उसको ब्लैक लॉ यानी कि काला कानून की संज्ञा दी गई थी, जिसमें जो है केवल शक के बिना पे लोगों को उठा लिया जाता था बिना किसी ट्रायल के, और उसको कोई वकील न देना और न बेल होना, मतलब कुछ भी बेसिक नेसेसिटीज भी उसको डिनाई कर दी जाती थी और केवल शक के आधार पर उसको उठा लिया जाता था, जिसके खिलाफ गांधी जी और जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे उन्होंने आवाज उठाई, है ना। तो पंजाब में एक तरीके से ये देखने को मिलता है कि अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू, ये एक तरीके से पंजाब अमृतसर के लोकल लीडर्स रहते हैं, जिनको रॉवलेट एक्ट के खिलाफ जो है प्रचार प्रसार और जो है मूवमेंट करने के उसमें जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट उठवा लेती है, अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि रॉवलेट एक्ट ये था ही कि जो है आपको उठा लिया जाएगा, ना आपकी कोई सुनवाई होगी, ना कोई वकील जो है ये रॉवलेट एक्ट के बारे में कहा जाता था कि ना अपील, ना वकील, ना दलील, मतलब कोई भी चीज आपकी नहीं चलेगी, जिसके वजह से सतपाल और डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू जो कि एक वहां के प्रोमिनेंट और जो है लोकल लीडर्स थे अमृतसर के, उनको उठा लिया गया। अब इसके जो है अगेंस्ट में एक तरीके से जो है अपने रिवोल्ट को एक्सप्रेस करने के चक्कर में अप्रैल 13, 1919 को अमृतसर के जलियनवाला बाग, उस दिन बैसाखी भी थी, कई लोग इकट्ठा हुए थे अपने पीसफुल और नॉन वायलेंट तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए कि इनको कहां आपने गायब कर दिया, डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू को कहां क्या इन्होंने अरेस्ट करके क्या कर दिया। और हमें देखने को मिलता है कि ये दो नाम आपके लिए ये कंफ्यूज, ये मैंने माइकल ओडायर लिखा भी, मैं बताऊंगा इसके बारे में, ठीक है। ये आदमी देखने को मिलता है रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर। ये अब मैंने लिखा भी इसको ब्लैक मतलब उससे ही है, ये ऐसा काला आदमी था, मतलब काला आदमी कहने का मतलब था तो मतलब यूरोपियन ही, हाँ यूरोपियन ही। ये इसने एक काम मतलब ये किया कि जो है जो मेन जो एंट्रेंस था, एक ही एंट्रेंस और एक ही एग्जिट एक तरीके से थी, और जो है वहां पे जो जलियनवाला बाग जो एरिया था उसमें वो घुसा और ओपन फायर, यानी कि एक तरीके से बिना किसी वार्निंग के इसने ओपन फायर कर दिया ओवर द मास प्रोटेस्टिंग पीपल्स, जो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, नॉन वायलेंटली प्रोटेस्ट कर रहे थे, जबरदस्ती उनपे गोलियां चलवा दी। तो रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर, इसको द बुचर ऑफ अमृतसर भी कहा जाता है। बुचर मतलब वो जो कसाई होता है ना, इसको बुचर ऑफ अमृतसर की भी संज्ञा एक तरीके से टाइटल दी जाती है। ये माइकल ओ डायर कौन है? ये माइकल ओ डायर उस समय का लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करता था, है ना, सॉरी लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता, जनरल बोल दिया मैंने, लेफ्टिनेंट गवर्नर हुआ करता था। ये माइकल ओ डायर को कंफ्यूज मत कीजिएगा रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर से, है ना, ये अलग है। ये वो बंदा है जिसने आदेश दिया था कि गोली चलाओ, और ये वो बंदा है, माइकल ओ डायर वो पर्सन है जिसको उधम सिंह ने जाके लंदन में गोली मार दी थी, है ना। करने वाला ये था, रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर करने वाला तो ये था, बट गोली इसको मार दी थी
उधम सिंह ने, है ना। और एक तरीके से जलियांवाला बाग की जो है ऑफिशियल डेथ, ये एक तरीके से इंक्वायरी बैठी और जो है कई चीजें हुई। ऑफिशियल डेथ जो सरकारी आंकड़ा था उसके हिसाब से ये था कि 379 लोगों की डेथ हुई है, बट ऑफ रिकॉर्ड्स अगर जाया जाए या असलियत अगर देखी जाए तो 1000 से ज्यादा लोगों की जलियांवाला बाग में मौत हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इस जलियांवाला बाग का ये एक बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट गया गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर, और गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर दी, है ना। लॉन्च्ड बाय गांधी जी ऑन सितंबर 5, 1920, 1920 में इसको शुरू कर दिया। इसके क्या क्या फीचर्स थे? पहली बात तो इसका मेन एम क्या था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन का मेन मकसद क्या था कि स्वराज या सेल्फ गवर्नेंस पाई जाए, कि हमें भैया हमें आजाद कर दीजिए, हमें सेल्फ गवर्नेंस करने दीजिए, स्वराज हमें चाहिए, हमें, है ना। इसके तहत क्या क्या हुआ गया है ये हम लोग यहाँ देखते हैं, या गांधी जी ने एक तरीके से क्या क्या लोगों से क्या करवाया, या इसका फीचर क्या रहा, इसका इम्पैक्ट क्या है ना। तो आज द पीपल टू रिलिंक्विश देयर टाइटल्स, गांधी जी ने एक तरीके से ये जो हत्याकांड एक तरीके से देखने को मिला, जो कि बहुत ही एक तरीके से ब्लैक डे माना जाता है अमृतसर में जो है, इसके खिलाफ इन्होंने लोगों से कहा कि आप अपने जो टाइटल्स आपको मिले हुए हैं वो अबॉलिश कर दीजिए, जिसमें आप लोग को देखने को मिलेगा कि जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उन्होंने जो है अपनी जो ब्रिटेन से उनको एक नाइटहुड का टाइटल मिला हुआ था या संज्ञा मिली हुई थी नाइटहुड की, उसने उन रविन्द्रनाथ टैगोर ने उसे छोड़ दिया ये कह के कि ये मुझे क्या टाइटल देंगे, ये मास मर्डरर्स एक तरीके से जो इस तरीके का हत्याकांड कर देते ये मुझे क्या टाइटल देंगे, है ना। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये अपना नाइटहुड का टाइटल छोड़ दिया। सुभाष चंद्र बोस ने जो है जो सिविल सर्विसेज ज्वाइन कर रखा था, इंडियन सिविल सर्वेंट है वो जो है सुभाष चंद्र बोस ने वहां से रिजाइन कर दिया। और जो है इनसे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में गांधी जी ने लोगों से कई अपील की कि आप जो है गवर्नमेंट जॉब छोड़ दीजिए, चिल्ड्रेन जो है जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में जाना छोड़ दें। जो लोगों से कहा कि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल्स आपको याद होगा कि ये 1920 की बात हो रही है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बन गई थी, जिसका इलेक्शंस को या बॉयकॉट करने के लिए कहा गांधी जी ने अपने इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में, कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में जो इलेक्शन हो रहे हैं उसको बंद कर दिया जाए या एक तरीके से अबॉलिश कर दिया जाए बाय द इंडियन पीपल्स। स्वदेशी हैबिट्स यानी कि जो है अपने ही देश का बना हुआ खादी कपड़ा और जो है इस तरीके की चीजों को बढ़ावा दिया जाए, और वर्क फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ये भी बहुत बड़ा था सामाजिक तौर पे। ये उन्होंने किया कि जो है जो छुआछूत की जो एक तरीके से लोगों की मानसिकता थी उस चीज को खत्म किया जाए। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है ब्रिटिशर्स से। ब्रिटिशर्स एक तरीके से घबरा गए थे। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक जो है खिलाफत मूवमेंट से भी जोड़ के देखा गया, या जो है खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दोनों एक साथ चल रहे थे, जिसमें जो है अली ब्रदर्स जो खिलाफत मूवमेंट के जो ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट को जो लीड कर रहे थे अली ब्रदर्स, उन्होंने भी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और गांधी जी का साथ दिया, जिसके वजह से ये जो है ब्रिटिशर्स थे वो काफी घबरा गए कि जो कम्युनल जो डिवाइड करना चाहते थे वो लोग हिंदू मुस्लिम को, ये एक कैसे हो रहा है ना। तो जिसका ये एक काफी बहुत ही बड़ा इंपैक्ट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। बट एक घटना हो जाती है चौरी चौरा कांड। ये चौरी चौरा कांड के वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी फरवरी 12, 1922 में 1922 में एंड कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। ये चौरी चौरा कांड क्या है? 5 फरवरी 1922 में ये होता है कि जो चौरी चौरा गोरखपुर में एक यूपी के गोरखपुर में एक जिला है चौरी चौरा, वहां पे एक्चुअली इसके पीछे का बैकग्राउंड ये है कि फरवरी 3 पे चलते हैं, जरा इससे 2 दिन पहले अगर चले हम लोग, तो फरवरी 3 को ये हुआ था कि जो है वहां के जो लोकल लोग थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द राइज इन द प्राइसेस ऑफ मीट, है ना, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे वहां पे लोग। तो जो है फरवरी 3 में लाठी चार्ज हो जाता है, और फिर वही कि मतलब जबरदस्ती दबाना, मतलब वॉलेंटली या ब्रिटिशर्स के द्वारा लाठी चार्ज और मारना पीटना करके दबाना किस तरीके से होता है। फिर फरवरी 5 को एक तरीके से देखा जाता है कि ये जो है काफी 2 से 2,500 लोगों की भीड़, है ना, 2 से 2,500 लोगों की भीड़ एक पुलिस स्टेशन, एक थाने को घेर लेते हैं, जिसमें जो है जो थानेदार या एक तरीके से जो पुलिस ऑफिसर रहता होगा वो 2-3 राउंड हवा में फायरिंग करता है कि ये लोग तितर बितर हो जाए, भाग लें, बट जिसका उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। फिर वो जो है ओपन फायर का आदेश दे देता है, जिसमें
3 लोगों की फरवरी 5, 1922 3 लोगों की मौत हो जाती है। अब इस चीज से गुस्साई भीड़ ने क्या किया कि उस पूरे थाने को ही आग लगा दी और उस थाने में 22 पुलिस पर्सनल्स जल के मर जाते हैं, जल के खाक हो जाते हैं, जिसका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पे। यानी कि इसी का एक तरीके से रीजन देते हुए गांधी जी ने फरवरी 12, 1922 को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को एंड कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ जो है पॉइंट्स थे, जो मेन इवेंट्स जो हम लोग गांधी जी के बारे में डिस्कस करने वाले थे, उसको हम लोगों ने इस लेक्चर में डिस्कस किया है। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग जो और इंपॉर्टेंट इवेंट्स रह गए हैं गांधी जी से रिलेटेड, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो अगर ये लेक्चर मेरा आपको पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। टेक केयर, पढ़ते रहिए।